बहू, जल्दी से खाना बना के रेडी कर ले। आज घर पे मेरी सहेलियां आने वाली हैं। माँ जी, मैं जितना जल्दी खाना बना सकती हूँ बना तो रही हूँ ना। अब माँ जी, मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ जो मिनटों में सारा काम कर दूँ। अच्छा जी, अब मेरी अनपढ़ बहू मुझसे ही जुबान लड़ा रही है। माँ जी, मैं अनपढ़ जरूर हूँ, लेकिन किसी पढ़े लिखे से ज्यादा दुनियादारी जानती हूँ मैं। अरे बहू, अपनी सास को मत सिखा, मैंने तेरे जैसे बहुत देखे हैं। माँ जी, लगता है आपको एक कहानी बतानी पड़ेगी, तभी आपकी समझ में आएगा कि अनपढ़ किसी से कम नहीं होता है। तो सुनिए जरा, एक समय की बात है। अजीत एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का था और पेशे से एक डॉक्टर था जो कि अपनी माँ अनुराधा के साथ रहा करता था। एक दिन अजीत अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, माँ, मुझे क्लिनिक जाने के लिए देर हो रही है। आप मेरा सामान पैक कर दोगी? सामान पैक? लेकिन क्यों बेटा, तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ माँ, वो क्या है ना, मेरे एक दोस्त की शादी है और वो मुझे ना बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आऊँ, इसलिए मैं चला ही जाता हूँ। हाँ बेटा, चले जाओ। वैसे भी अपने काम के चक्कर में ना तुम कहीं जा नहीं पाते हो। ठीक है माँ, मैं क्लिनिक जाता हूँ, आप मेरा सामान पैक कर देना। ठीक है बेटा, जाओ, मैं तुम्हारा सामान पैक कर दूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। अजीत अपने क्लिनिक के लिए निकल जाता है, जिसके बाद अनुराधा अपने घर के कामों में लग जाती है। अपने सारे काम खत्म करने के बाद वह अजीत के कमरे में जाती है और उसकी सारी पैकिंग करके उसके बिस्तर पर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। मेरी माँ को भी ना कितना काम करना पड़ता है, बेचारी थक कर मेरे ही कमरे में सो गई। मैंने कितनी बार माँ से कहा है कि माँ एक नौकर या नौकरानी रख लो, लेकिन नहीं, ये तो सुनती ही नहीं है। काश मैं अपनी माँ की मदद कर पाता, लेकिन क्लिनिक से समय ही नहीं मिल पाता है। तू अकेले अकेले अपने आप में क्या बड़बड़ा रहा है? तू ठीक तो है ना? माँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है आप ठीक नहीं है। ज्यादा थक गई हैं क्या, जो आप मेरे कमरे में सो गई? हाँ बेटा, आज ना काम कुछ ज्यादा था तो मैं थक गई थी और पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। कोई बात नहीं माँ, एक नौकरानी रख लेते हैं जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं बेटा, हम दो ही तो हैं इस घर में, मुझे नौकरानी की क्या ही जरूरत है। और काम में लगे रहने से मुझे अकेलापन भी महसूस नहीं होता है, वरना मुझे तेरी बहुत याद आएगी। तू तो अपनी क्लिनिक में बहुत बिजी रहता है। माँ, आपको इस उम्र में मैं इतना परेशान होते हुए कैसे देख सकता हूँ? आप ही मुझे बताओ कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, जिससे आपकी थोड़ी मदद हो जाए। वैसे एक काम कर सकते हैं जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तुझे मेरी चिंता भी नहीं होगी। कैसा काम माँ? आप बताओ मुझे, आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा। बेटा, तू ना अपने दोस्त की शादी में तो जा रहा है, लेकिन अपने लिए भी ना कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लियो और शादी कर लियो। वो घर में आ जाएगी तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। तुझे मेरी चिंता भी नहीं होगी और वो मेरा ख्याल भी रखेगी। माँ, आप मुझे कुछ भी करने को कह दो, मैं कर दूंगा, लेकिन शादी वादी के बारे में मत बोला करो। अरे, शादी नहीं करेगा तो क्या जिंदगी भर कुंवारा बैठेगा? माँ, मैं शादी करूंगा, लेकिन उससे करूंगा ना जो मेरे टाइप की होगी, क्योंकि आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है। घर में कदम रखती नहीं है और माँ बेटे को अलग कर देती है, और मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। माँ, आप तो मेरी जान हो और आपसे दूर रहकर मैं जी नहीं सकता। बेटा, सब लड़कियां ना एक जैसी नहीं होती है, तू एक बार शादी के लिए हाँ तो कर। माँ, हम एक काम करते हैं, इस टॉपिक पे ना किसी और दिन बात करते हैं। अभी मेरे दोस्त की शादी है, वहाँ जाता हूँ मैं। आपने सामान पैक कर दिया ना? अरे हाँ भाई, कर दिया तेरा सामान पैक, जा आराम से जाइयो। अजीत अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने दोस्त की शादी में चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ उसकी लाइफ बदलने वाली है। उसके दोस्त की शादी हो रही होती है कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। अजीत उन गुंडों की पिटाई करता है और उस लड़की को बचा लेता है और बोलता है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आप ठीक तो है ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप जाइए यहाँ से, वरना आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती है? ज्योति जब तक अजीत को कुछ समझाती, उससे पहले ही वह गुंडे वापस आ जाते हैं और अजीत को पकड़कर ज्योति और अजीत की शादी करवा देते हैं। अजीत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अपनी जान बचाने के चक्कर में उसे ज्योति को लेकर घर आना पड़ता है। हे राम अजीत बेटा, तूने तो मेरी बात दिल पे ही ले ली। मैंने तो तुझे मजाक में बोला था,
कि अपनी दोस्त की शादी में जाइयो तो वहाँ एक अच्छी सी लड़की पसंद कर लियो, लेकिन तूने तो सच में पसंद कर लियो, शादी करके भी ले आया। माँ ये शादी ना जबरदस्ती हुई है, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ समझी नहीं, तू ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? कोई बात नहीं, अगर तूने अपनी मर्जी से शादी की है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे तो बस एक बहू चाहिए थी और वो मुझे मिल गई है, और तेरा फैसला है तो मुझे तेरे फैसले पे विश्वास है। माँ ये फैसला मेरा नहीं था, बल्कि किसी और का था। जबरन शादी करवाई गई है मेरी। मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे और इसके साथ क्या रिश्ता था, लेकिन इसकी इज्जत बचाने के चक्कर में मेरी शादी इससे करवा दी गई। अब मैं क्या करूँ माँ, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। ये क्या बोल रहा है बेटा? ये लड़की कौन है तू? तेरी शादी उन लोगों ने मेरे बेटे के साथ क्यों करवाई है? माँ जी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। वो मेरे बड़े भाई थे। वो लोग हर शादी में ऐसा नाटक करके ये पता करते थे कि कौन सा लड़का शरीफ और अच्छे घर का है, ताकि वो उसके साथ मेरी शादी करवा सके। लेकिन ये तो कानूनी अपराध है, और ये कौन सा तरीका है शरीफ लड़के की जांच करने का? हम जल्दी पुलिस में कंप्लेंट करेंगे और उन लोगों को अंदर करवाएंगे। माँ जी ऐसा मत करिएगा, वहाँ पर पुलिस वालों की भी नहीं चलती है। वहाँ इंसान जिंदा जाता जरूर है, लेकिन जिंदा लौटता नहीं। तुम ये सब बातें करके ना मुझे डराओ मत। मैं नहीं डरता तुमसे। हाँ, और हाँ, तुम जैसी गवार को ना मैं अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता। ये जो तुम्हारे गुंडे खानदान वाले ना, इन्हीं हरकतों के कारण उनको कोई शरीफ लड़का नहीं मिला होगा। देखिए जी, हम कोई गवार नहीं है, बल्कि हम 10वीं पास हैं। 10वीं पास और फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलते हैं। हाँ, हमारे घर में थोड़ी सी पाबंदी थी, जिसकी वजह से हम आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़ पाए उतना ही बहुत है। पराठेदार इंग्लिश और तुम बोलोगी? इंग्लिश की स्पेलिंग आती है तुम्हें? और हाँ, इस घर को अपना मत समझना, जल्दी से ना तुम्हें रवाना कर दूंगा। अजीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ज्योति जानती थी कि अजीत के साथ बहुत गलत हुआ है, जिस कारण वह अजीत की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। वह अपने एक बहू होने का पूरा फर्ज निभाती है और उसके अंदर बहू होने के सारे गुण थे। धीरे धीरे अनुराधा उसे पसंद करने लगती है। एक दिन उसकी पड़ोसन शांति उनके घर आती है और बोलती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ अनुराधा, तेरे बेटे ने शादी कर ली। मुझे अजीत से ये उम्मीद नहीं थी। उसे तो मैं भी बहुत संस्कारी लड़का जानती थी। ये लव मैरिज करना, घर से भाग जाना, ये सब संस्कार उसके अंदर है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शांति, तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मेरा बेटा अपने दोस्त की शादी में गया था, वहीं पर कुछ गुंडे लोगों ने अपनी बहन की शादी मेरे बेटे के साथ जबरन करवा दी। अच्छा, तब तो तुझे उसी लड़की और उसके घर वालों पर कंप्लेन करनी चाहिए। जरा मुझे भी तो उस लड़की से मिलवा दे। अभी बुलवाती हूँ। वैसे लड़की इतनी बुरी नहीं है, जैसी बहू मैं चाहती थी वो उसमें सारे गुण हैं। अब उसका खानदान गुंडे के घर का है, ये शरीफ घर में है, उससे इसका क्या लेना देना? हमें तो लड़की से मतलब है ना, और लड़की तो मुझे शरीफ लगी है। नमस्कार आंटी जी, हम ही हैं डॉक्टर बाबू की दुल्हनिया। अब बताइए, आपको हमसे क्या पूछना है? हम बहुत देर से रसोई में से देख रहे थे, आप हमारी माँ जी से कुछ बोल रही थी। ये हम क्या लगा रखा है? अपने साथ 10 लोगों को और लेकर चल रही हो क्या? कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? हम 10वीं पास हैं, 10वीं। अनुराधा, अगर तुझे अपने डॉक्टर बेटे की शादी एक 10वीं पास लड़की के साथ ही करवानी थी, तो मेरी बहन की लड़की कौन सी बुरी थी? वो कम से कम 12वीं पास तो थी। अगर तूने पहले हाँ कर दी होती तो अब तुझे 10वीं पास बहू नहीं मिलती। सच कहते हैं, लोगों की किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता है। शांति अनुराधा को 10वीं पास बहू होने के कारण उसे ताना मारकर चली जाती है, लेकिन अनुराधा को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं वह ज्योति को दिल से अपनी बहू मान चुकी थी, जिसके कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। संजना अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी संजना का भाई रोहित वहाँ आता है और संजना को बेड से साइड करके खुद सोने लगता है। संजना की नींद खुल जाती है और उसे काफी गुस्सा आता है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो अपने कमरे में जाकर सो ना, यहाँ क्यों आया है? वो मेरे ना कमरे का एसी काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मैं यहाँ आ गया सोने। तो ये तब क्यों नहीं याद आया जब तू एसी चालू करके चला जाता है घूमने? तब याद नहीं आया
तब तो मैं चिल्लाती रहूं तो भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आया है मेरे कमरे में। ये घर ना मेरा भी है, तो ये कमरा भी ना मेरा भी हुआ, ठीक है? चल अब चुपचाप से ना साइड हो जा, वरना ना रोती रह जाएगी। फिर मुझे मत बोलियो कि मैंने जगह नहीं दी तुझे, इसलिए ना अभी जगह दे रहा हूँ, चुपचाप से सो जा, थोड़ा साइड हो जा। सुनाई नहीं दिया क्या? मुझे सुनाई तो दे गया, लेकिन शायद तुझे समझ नहीं आया कि ये मेरा कमरा है। देख, मैं एक ही बात को बार बार नहीं बोलूंगी, तू खुद हट जा और अपने कमरे में चले जा, वरना मैं माँ को बुलाऊंगी। ओ मैडम, ना तो मैंने तेरे हाथ पकड़े हैं, ना तेरा मुंह दबाया है, ना तेरे पाँव पकड़े हैं, जो ना तू जाके माँ को बता नहीं सकती है। माँ को बताना है ना, जा बता दे। और वैसे भी माँ को ना सब पता है कि मेरे रूम में ना गर्मी कितनी ज्यादा है। अगर तू माँ को बुला के लाएगी ना, तो वो ना मेरा ही साइड लेंगी और मुझे ना यहाँ सोने के लिए मना नहीं करेंगी, समझी? अच्छा तो ठीक है, अब मैं माँ को ही बुला लेती हूँ। अब माँ ही तेरी खोई हुई अकल को वापस लाएंगी। माँ, माँ कहाँ हो? आओ न जरा यहाँ। संजना के बुलाने पे संजना की माँ रेखा वहाँ आती है। संजना अपनी माँ रेखा से शिकायत करते हुए बोलती है, माँ आप खुद देख लो इस रोहित को, एक तो मेरे कमरे में अपनी मर्जी से आ गया और ऊपर से मुझे ही अकड़ दिखा रहा है। आप इसे बोलो कि चुपचाप यहाँ से चला जाए। माँ, इससे मैंने कहा कि मेरे ना कमरे का एसी खराब हो चुका है, तो ना तू मुझे यहाँ पे सोने दे, तो ये मुझे मना कर रही है। और आप ही बताओ, इतनी गर्मी में मैं उस कमरे में सोने जाऊंगा? तो मेरी गलती तो नहीं है ना इसमें, मैं क्यों तेरे लिए एडजस्ट करूँ? तू कभी करता है क्या मेरे लिए एडजस्ट? मुझे बोल रहा है कि मैं एडजस्ट करूँ। माँ अब आप ही बोलो इसे कि ये यहाँ से जाए। अरे रोहित गलत ही क्या कह रहा है? उसके कमरे में कितनी गर्मी लगती है, एसी खराब हो गया है। अब क्या ये बेचारा वहाँ गर्मी में सोए और तू महारानी यहाँ एसी में आराम करे? इसमें मेरी गलती कैसे हो गई? आपके सामने की ही बात है, जब ये एसी चालू कर कर चला जाता था, एसी चालू होने के बाद भी कमरा खुला छोड़ देता था, तब भी आप इसकी तरफ से ही बोलते थी कि बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। और जब इतना बड़ा हो गया है, वाकई में समझना चाहिए, तो भी नहीं समझता ये, और अब भी आप इसे कुछ नहीं कहती हो। तो क्या हुआ, मेरा ही तो घर है। और वैसे भी कल को तू ससुराल चली जाएगी, उसके बाद सब कुछ तो मेरा ही हो जाएगा। तो फिर, और वैसे भी बेटियां पराया धन होती है, पराये घर जाती है, तो ना तू इस घर में अपना हक जमाना छोड़ दे। इसलिए तो मैं यहीं पसर के सोऊंगा, और माँ भी मेरा साथ देंगी, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, उनके बुढ़ापे का सहारा, समझी? ससुराल ही जाऊंगी मैं, कोई जहन्नुम में नहीं जो वहाँ से वापस ना आऊं। ये लड़का है तो इसे ही सब दे दो, बेटिया का क्या है, वो तो गाली खाने के लिए ही पैदा हुई है ना। संजना अपनी माँ से काफी बहस करती है, लेकिन होता क्या है, जो रेखा चाहती है, रोहित बड़े मजे से अपनी बहन के कमरे में सोता है और संजना भी उसका कुछ नहीं कर पाती है। कुछ दिनों बाद संजना की शादी राहुल नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद संजना अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है। ये देख के संजना की सास गीता काफी खुश होती है। एक दिन संजना खाना बना के अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास को खाना देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आज मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, भिंडी बहुत पसंद है ना आपको, तो मैंने वही बनाई है। चलिए अब जल्दी से उठ जाइए और खाना खा लीजिए। वाह बहू, तू तो सच में बहुत अच्छी है। जब से तू आई है ना, तब से मेरे घर में ना खुशियाँ ही भर गई हैं। माँ जी मुझे पता है कि आपको आपकी बहू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हमेशा ही अपनी बहू की तारीफ ही करते रहे। अरे इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। बहू, मजाक करने की मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दिल में जो है मैं वही बोल रही हूँ। और तो और मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तेरी जैसी बहू मिली है। ठीक है माँ जी, अब आप मेरी तारीफ करना बंद करो और खाना खाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और मुझे दोबारा से खाना गर्म करना पड़ेगा। रसोई में अभी और भी बहुत सारे काम है, मैं पहले वो करूँगी। संजना अपनी सास के दिल से सेवा करती है। कभी भी संजना अपनी सास के साथ कुछ गलत नहीं करती है। शादी के कई दिनों बाद अब राहुल ड्रिंक करने लगता है, जिसकी वजह से घर में सारे परेशान रहते हैं। एक दिन आधी रात में, अरे नालायक, क्यों पी के आया है? हे भगवान, तेरी अब शादी हो चुकी है, कम से कम पी के मत आया कर। क्यों अपना बसा बसाया घर बर्बाद करने में तुला है? अकल कब आएगी तुझे? क्यों काम धंधा छोड़ गए, नशे की लत पे लगा रहता है तू? अरे माँ, नशा क्या है? अरे नशा चीज ही ऐसी है, एक बार कोई करता है ना तो उसके सर पे चढ़ जाता है, उसके बाद तो उतरने का नाम नहीं लेता। वैसे माँ, मुझे ना बहुत भूख लग रही है,
जाओ जल्दी से खाना लेकर आओ, मैं खाना खाऊंगा। माँ जी, इन्हें कभी समझ क्यों नहीं आता है, आज भी ऐसे पी कर आ गए हैं। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? मैं तो परेशान हो गई हूँ उनसे। बहू, गलती तो इसकी है, तू क्यों परेशान हो रही है इसकी बातों से? इसकी बातों को अपने दिल से मत लगा, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। और तू तो है ही इतनी अच्छी कि तू घर संभाल ही सकती है। गीता अपनी बहू को बहुत मानती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गीता की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, तो गीता अपनी अलमारी से कुछ पेपर्स निकलवाती है और संजना को देते हुए कहती है, बहू, बहू मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है और ये जो जमीन के कागजात है इसे तू ही रख ले। तुम्हें सब कुछ पता तो होना चाहिए। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? आपको कुछ नहीं होगा। बहू, बहू जिंदगी का तो कुछ पता ही नहीं है, आज हूँ या कल नहीं। मैं ये सारी जमीन ना मैंने राहुल के नाम कर दी है। माँ जी, आप उनके नाम क्यों कर रही है सब? आपको पता है ना वो कितनी पीते हैं, वो ये सब भी बेच खाएंगे। बहू, ये सब तो उसी का ही बनता है ना। तेरा तो मायका है और तेरा यहाँ क्या ही बनता है। अगर तेरा बच्चा होता तो बेशक मैं ये सब तेरे ही नाम कर देती। माँ जी, मैं अपना मायका छोड़कर आई हूँ। कहते हो ना आप सभी कि मायके के बाद ससुराल ही होता है बेटी का, तो अब ससुराल वाले ये कैसे कह सकते हैं? बहू, कभी बेटी का ससुराल अपना नहीं होता है, ये बात तुझे समझनी चाहिए। और ये तू जितनी जल्दी समझ जाएगी उतना ही तेरे लिए ही अच्छा होगा। संजना को अपनी सास की बातें सुन के बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अब अपना ससुराल छोड़ के मायके आ जाती है। संजना को देखकर रेखा काफी खुश होती है और उसे गले लगाकर कहती है, तू अचानक से कैसे आ गई? तूने आने से पहले कोई खबर भी नहीं दी। तुझे पता है मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। वैसे इस बार कितने दिनों के लिए आई है तू? माँ, मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया, अब मैं यहाँ रहने वाली हूँ। अब मैं अपना ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। मेरा ससुराल कभी था ही नहीं। ये तू क्या बकवास कर रही है? बेटी की शादी के बाद उसका मायका कुछ नहीं होता है, ससुराल ही सब होता है। इसका मतलब ना मैं मायके की और ना ही ससुराल की। कोई बात नहीं, अगर मैं कहीं की भी नहीं हूँ तो खुद की तो हूँ ना। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। संजना अब ना ही अपने मायके में रहती है और ना ही अपने ससुराल जाती है। अब अकेले वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। सुमन की बहू करिश्मा बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी। वो हमेशा से ही सिंपल ही रहती थी। तभी एक दिन सुमन, बहू, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से अजय घर नहीं आ रहा। सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच में? हाँ माँ जी, वैसे तो हमारे बीच में सब ठीक है। वो आजकल उनके ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है ना, इसलिए नाइट लगाते हैं ऑफिस में। बेचारे आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, थक जाते हैं ना। वो सब तो ठीक है, ऑफिस का काम तो होता रहता है, लेकिन वो तुझे फोन करता है या नहीं? तेरा हाल चाल पूछता है या नहीं? माँ जी, अब उन्हें अपनी ऑफिस से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो मुझे फोन करेंगे या मेरा हालचाल पूछेंगे। वो पूरा दिन अपने काम में ही बिजी रहते हैं। जब उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो मुझे फोन ही क्या करेंगे वो। तो तू फोन करके ये क्यों नहीं कहती कि मुझसे थोड़ी देर बात कर लो, तब कोई काम करना? अभी तेरी नई नई शादी हुई है, इतना करना तो तेरा फर्ज बनता है ना। माँ जी, अब काम के समय उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं भी नहीं करती हूँ। हे भगवान, अब इस पागल लड़की से मैं कैसे पूछूं कि इसको और मेरे बेटे के बीच में सब कुछ ठीक है या नहीं? मुझे पोता पोती का मुंह देखने को मिलेगा भी इस जन्म में या नहीं? माँ जी, क्या हुआ? आपने ये सब पूछने के लिए ही मुझे बुलाया है क्या? मुझे घर में बहुत सारा काम है, जल्दी बताइए, कुछ और पूछना है या मैं जाऊँ? तुझे कहीं नहीं जाना, बस जब देखो घर का काम करती रहती है। अरे तुझे इस घर की बहू बना के लाई हूँ, कोई नौकरानी नहीं। तू घर के काम के अलावा थोड़ा अपने पति पे भी ध्यान दे दिया कर। पता चले वह कहीं और किसी के लफड़े में पड़ जाए और तू घर के काम ही करती रह जाए। मैं जा रही हूँ, बहुत सारा काम है। करिश्मा अपनी सास की कही किसी भी बात को समझ नहीं पाती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है, जिस पर सुमन अपने सर पर हाथ रख लेती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, कैसी बेवकूफ है ये। मैंने इसे इतना समझाया लेकिन इसे समझ में ही नहीं आता। ये तो अभी भी घर के काम में पड़ी हुई है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं
कि घर के काम नहीं बल्कि पति पे ध्यान देना जरूरी है इसे। माँ जी उठिए, देखिए मौसी जी का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ छोटी, बोलो कैसी हो तुम? घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। आपको बताने के लिए फोन किया था, मेरी बेटी काजल आपके शहर एग्जाम देने आ रही है और कुछ टाइम आपके वहाँ पर रुकेगी, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये तुम कैसी बात कर रही हो छोटी? ये घर भी तो उसी का है ना। उसे भेजने के लिए तुझे मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपसे इसलिए पूछ रही हूँ दीदी, क्योंकि आपके घर पे नई बहू आई है, कहीं आपकी बहू को परेशानी ना हो जाए। अरे मेरी बहू ऐसी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत अच्छी है। वो घर को जोड़ने में विश्वास रखती है, ना कि तोड़ने में। जब कोई हमारे घर में आता है ना तो उसे बहुत खुशी होती है। ठीक है दीदी, तो फिर मैं कल सुबह काजल को टाइम से तैयार करके आपके घर पे मैं भेज दूंगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तुम चिंता मत करो, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। सुमन इतना कहकर फोन रख देती है। कुछ टाइम बाद उसका बेटा अजय ऑफिस से घर आता है तो सुमन उससे बोलती है, बेटा कल काजल आ रही है कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रहने के लिए, तो तुम उसे लेने स्टेशन चले जाना। माँ वो छोटी बच्ची है क्या जो मैं उसको लेने के लिए स्टेशन जाऊँ? अरे खुद भी तो आ सकती है। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुम ना टाइम से उसे लेने चले जाना। ठीक है माँ, चला जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। अजय इतना कहकर अपने कमरे में जाता है और आराम से सो जाता है। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठकर स्टेशन जाता है और काजल को लेकर घर आता है। काजल को देखते ही उसकी आंखें उसके ऊपर से हटती रही हैं, क्योंकि वो पहले से ही ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश हो चुकी थी, जिसे देखकर अजय उसकी बहुत तारीफ करता है। जिसे सुनने के बाद सुमन अपनी बहू करिश्मा के पास जाती है और धीरे आवाज में उससे बोलती है, देख रही है ना बहू, देख तेरा पति किसी और लड़की की कैसे तारीफ कर रहा है। क्या उसने कभी तेरी तारीफ करी है ऐसे? नहीं माँ जी, इन्होंने मेरी ऐसी तारीफ कभी नहीं की, बल्कि ये तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। रात में देर से आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। तारीफ करना तो बहुत दूर की बात है। तुझे पता है वो ऐसा क्यों करता है? क्या तूने कभी जानने की कोशिश करी? नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बात तो वो मुझसे बहुत अच्छे से करते हैं। उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे पसंद नहीं करते। मैंने कब कहा बहू कि वो तुझे पसंद नहीं करता? मैंने तो बस ये बोला कि वो तेरी तरफ आकर्षित नहीं है, इसलिए वो तुझ पर ध्यान नहीं देता। तू जा और जाकर आईने में खुद को देख कि तू कैसी लग रही है। और आजकल की लड़कियां देख कितना मेकअप करती हैं, हीरोइन बनकर घूमती हैं, और एक तू है कि एक सिंपल सी साड़ी में रहती है। तो तेरा पति तेरे पे क्या ही ध्यान देगा? बात तो आपकी सही है माँ, लेकिन मुझे काजल से जलन करने की क्या जरूरत है? काजल तो उनकी बहन है ना। बहू मैं इसलिए नहीं कह रही कि ताकि तुझे जलन हो, मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि तू थोड़ा सा अपडेट हो जाए। अगर तू भी आजकल की लड़कियों की तरह बन सवर के रहेगी ना तो तेरा पति तुझ पर ध्यान देगा, तुझसे प्यार करेगा। तू बस काम करती रही हो और तेरा पति कोई और लेकर चला जाएगा, फिर तो रोती मत आइयो मेरे पास। मैं अजय जी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनको किसी और के साथ नहीं देख सकती। मुझे आपकी समझाई हुई सारी बातें समझ में आ गई है। आज के बाद मैं अपने ऊपर अच्छे से ध्यान दूंगी और आजकल के लड़कियों की तरह बिल्कुल हीरोइन बन के रहूंगी। बहू वो तो वक्त बताएगा कि तुझे मेरी बात कितनी समझ में आई और कितनी नहीं। मेरा काम था समझाना, उस पर अमल करना तेरा काम है और तेरी मर्जी। सुमन इतना कहकर काजल के पास वापस चली जाती है और उससे अपनी बहन का हालचाल पूछने लगती है। अगले दिन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद करिश्मा एकदम हीरोइन बनकर अपने कमरे से नीचे आती है, जिसे देखते ही अजय का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो करिश्मा से कहता है, क्या बात है करिश्मा, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, एकदम हीरोइन जैसी। मुझे तो तुम्हें देखकर यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर भी लग सकती है। सुंदर होने का क्या ही फायदा, आप मुझ पर ध्यान ही कहाँ देते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, वो मैंने ना तुम्हारी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तारीफ नहीं की, वरना देखता तो तारीफ करता। आप मेरी तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मैं बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही हूँ। रोज तो आप मेरी तारीफ नहीं करते ना, इसका मतलब तो यही है कि मैं आपको रोज अच्छी नहीं लगती थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन सच में
पहले तुम्हें देखता था ना तो कोई फीलिंग नहीं आती थी, लेकिन आज तुमको देखने के बाद फीलिंग क्या प्यार भी आ रहा है। तुम ना हमेशा ऐसे ही रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। करिश्मा की सास की कही सारी बातें बिल्कुल सच हो जाती है और उसका पति अजय, जो कि उससे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, करिश्मा के हीरोइन की तरह सजने संवरने के बाद उसका दीवाना हो जाता है। अपने बेटे बहू को एक दूसरे के पास इतना करीब देखकर सुमन को भी तसल्ली हो जाती है और अपनी बहू के इस बदले हुए रूप को देखकर वो भी बहुत खुश होती है और वो फूले नहीं समाती। परी को हमेशा से ही मोमोज खाने का बहुत शौक था। ऐसी एक दिन परी अपनी फ्रेंड नीरू के साथ मोमोज खा रही होती है, तभी वो बोलती है, यार कितने फीके हैं ये मोमोज, मजा ही नहीं आ रहा। क्योंकि जब तक स्पाइसी ना हो मोमोज खाने में तो मजा ही नहीं आता। अरे यार कितना स्पाइसी है। अब क्या कानों से धुआं निकालेगी या फिर रॉकेट बनाकर उड़ेगी? एक काम कर, तू अपने वाले मोमोज अलग करना, इन्हें ग्रेवी में तड़का लगवाती हूँ मैं, फिर देख कितने अच्छे लगेंगे, एकदम स्पाइसी मोमोज। इतना कहकर परी दुकान वाले को अपने मोमोज की प्लेट को दे देती है और बोलती है, भैया आप इनको ना तीखी वाली चटनी में ग्रेवी करके दे दो और हरी मिर्च की कटी हुई ऊपर से स्प्रिंकल कर देना। मुझे एकदम स्पाइसी मोमोज चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि जुबान जल जाए और आंखों में पानी आ जाए, एकदम वैसे ही। आहा, मजा आ गया। ये होते हैं असली स्पाइसी मोमोज। मरेगी क्या इतनी मिर्ची खाकर? मिर्ची खाना भी लिमिट में ही अच्छा होता है। यार लेक्चर वेक्चर बाद में दे दियो, अभी खाने दे, स्वाद खराब मत कर मेरा। नीरू और परी अपने अपने मोमोज फिनिश करते हैं, जिसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। वक्त गुजरता चला जाता है और परी का स्पाइसी मोमोज खाना बंद नहीं होता। ऐसी एक दिन परी की माँ वीना घर पर काम कर रही होती है, तभी उनकी डोरबेल बजती है। वीना दरवाजा खोलती है और सामने फूड डिलीवरी वाला खड़ा होता है और वो वीना को देखकर बोलता है, मैडम ये घर परी जी का ही है ना? हाँ उन्हीं का घर है, कहिए। मैडम उन्होंने फूड जंक्शन से स्पाइसी मोमोज ऑर्डर किए थे, 300 रुपए आप पे कर दीजिए और ये अपना फूड पार्सल ले लीजिए। पार्सल हाथों में लिए वीना परी को आवाज लगाती है। परी अपनी माँ के पास आकर फटाफट उनके हाथ से वो फूड पार्सल लेने लगती है। तभी वीना पार्सल को छीनते हुए बोलती है, घर का खाना कम पड़ रहा है तुझे। लड़की, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है ये मोमोज मत खाया कर, लेकिन तू है कि मेरी बात तो सुनती ही नहीं है। अरे जानती भी है ये मैदा और ये जो तीखी चटनी तू खाती है ये कितना ज्यादा नुकसान देती है। अरे माँ कुछ नुकसान नहीं होता, मुझे मोमोज खाने से मत रोको। आपको पता है ना कि मुझे स्पाइसी मोमोज खाना कितने ज्यादा पसंद है। मैं खाना छोड़ सकती हूँ, सांस लेना छोड़ सकती हूँ, लेकिन स्पाइसी मोमोज कभी नहीं। दफा हो ले अपना पार्सल लेकर। कल को तू बीमार हुई ना तो मैं तुझ पर 1 रुपए भी नहीं लगाऊंगी, याद रख लियो, फिर रोती रहियो। इतना कहकर वीना वहाँ से चली जाती है और परी अपने कमरे में जाकर स्पाइसी मोमोज मजे से खाती है। कुछ महीने बाद परी के पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है, साथ ही उसे फ्रेश होने में भी दिक्कत आने लगती है। परी की सेहत अब धीरे धीरे डाउन होती जाती है। ये देखकर उसकी माँ कहती है, तू दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है, ठीक से खा भी नहीं रही है और सारा दिन अपना पेट पकड़े घूमती रहती है। क्या बात है, मुझे बता। माँ पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पेट में ना काफी दिनों से बहुत दर्द हो रहा है और अच्छे से हल्की भी नहीं हो पाती हूँ मैं। और खा ले मोमोज, वो भी मिर्ची वाले। 1000 दफा समझाया था लेकिन मानती नहीं है। अब चल मेरे साथ डॉक्टर के पास। वीना परी को एक डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर परी अपनी सारी समस्या डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर परी के कुछ टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स आने के बाद बोलते हैं, देखिए जरूरत से ज्यादा तीखा खाने की वजह से आपको पाइल्स हो गया है, जिस वजह से आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। आपको बाहर का और खास तौर पर तीखा कुछ भी नहीं खाना है, वरना बात ऑपरेशन तक आ सकती है। नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मैं दवाई खा लूंगी और मोमोज तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। ऑपरेशन के डर से परी स्पाइसी मोमोज खाना छोड़ देती है और डॉक्टर की बताई हुई दवाइयों को लगातार खाती है और उससे उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। कुछ महीने बीतते हैं और परी की शादी मोहित नाम के एक लड़के से हो जाती है। मोहित को भी खाने पीने का बहुत शौक था, जिस वजह से वो आए दिन परी को कहीं न कहीं बाहर ले जाया करता था। ऐसे ही परी और मोहित एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, जहाँ सामने की तरफ एक बहुत बड़ी मोमोज की तस्वीर लगी हुई थी। मोमोज मेरा प्यार, मेरी जान, कितना वक्त हो गया है मैंने एक भी मोमोज खाकर नहीं देखा। वो तीखापन, वो स्वाद, आज भी कितना मिस करती हूँ मैं अपने मोमोजों को, पर अफसोस नहीं कर सकती। लेकिन इस तस्वीर को देखकर मुझसे रुका नहीं जा रहा। दिल तो कर रहा है
तस्वीर में से निकालकर सारे के सारे मोमोज खाना शुरू कर दूं। क्या करूं, कैसे रोकूं अपनी क्रेविंग को? परी क्या हो गया तुमको? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। परी, हम तो हमेशा इंडियन खाना खाते हैं या कभी कभी साउथ इंडियन खा लेते हैं, लेकिन आज कुछ चाइनीज ट्राई करते हैं। मोमोज खाओगी तुम? खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। परी के कहने पर मोहित चाइनीज फूड के ऑर्डर को लेने के लिए चला जाता है और परी टेबल पर बैठी खुद से कहती है, डॉक्टर की दवाइयाँ खाने के बाद तो मुझे काफी आराम है और इतने वक्त से मैंने कोई मोमोज भी नहीं खाए हैं। अगर एक खा भी लूंगी तो क्या हो जाएगा? 10 मिनट इंतजार करने के बाद गर्मा गर्म मोमोज मोहित और परी को सर्व किए जाते हैं। परी जल्दी से गर्मा गर्म मोमोज उठाकर तीखे चटनी में डिप करके अपने मुंह में डालती है और बोलती है, जन्नत मिल गई। मुद्दतों से इंतजार था मुझे इस पल का, जो आज मुकम्मल हो गया है। मेरी स्पाइसी मोमोज और मेरी जुबान का फिर से मेल मिलाप हो गया। अरे आराम से खाओ, मुंह जल जाएगा तुम्हारा। क्या कर रही हो तुम? सॉरी, वो मुझे ना बहुत तेज भूख लगी थी तो इसीलिए जल्दी जल्दी उठाकर खा लिया। तुम भी खाओ ना, देख क्या रहे हो? इतना कहकर परी मोमोज खाना फिर से शुरू कर देती है। खाना खत्म करने के बाद दोनों घर पर आ जाते हैं। बीती रात के बाद से परी के मुंह पर फिर से स्पाइसी मोमोज का स्वाद चढ़ जाता है और उसके लिए अब उसकी क्रेविंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से वो फिर से स्पाइसी मोमोज छुप छुप कर खाना शुरू कर देती है। और अब जब भी परी मोहित के साथ बाहर जाती, वो बिना मोमोज खाए वापस नहीं आती। ऐसी ही एक रात परी के पेट में जोर का दर्द होता है और वो नींद से उठकर बोलती है, अरे मेरे पेट में क्या हो गया? इतना दर्द क्यों हो रहा है? पहले तो कभी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ। लगता है मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। भगवान, सारी नींद भी खराब हो गई। ये क्या हो रहा है? परी उठकर वॉशरूम जाती है और फ्रेश होकर आती है और वापस से बिस्तर पर लेटती है। और उसके पेट में फिर से जैसे कि तेज तूफान सा उठता है और वो फिर से बाथरूम की तरफ भागती है। करीबन 4 बार फ्रेश होने के बाद परी का पेट जोर जोर से दर्द करने लगता है और उसका सर भी जोर जोर से घूमने लगता है। वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। तभी मोहित की आंख खुल जाती है। परी को बेहोश देख मोहित उसके पास जाता है और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर परी का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, मोहित जी, क्या आपको आज तक पता नहीं चला कि आपकी वाइफ को पाइल्स की दिक्कत है? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं इसे बाहर खाना खाने ले जाता? अगर मुझे पता होता तो मैं इसे कभी बाहर का कुछ खाने भी नहीं देता। अब तो मेरी पत्नी ठीक है ना? जी नहीं, आपकी वाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने आपको बताया नहीं, लेकिन पाइल्स के इशू की वजह से उनकी बॉडी में ब्लड बहुत कम हो गया है और इन्फेक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। हमें जल्दी उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। काफी घंटे बाद ओटी का दरवाजा खुलता है और ऑपरेशन ठीक से हो जाता है। परी जब होश में आती है तो वीना और मोहित उसके सामने खड़े हुए होते हैं। तभी वीना बोलती है, बेटा, जब तुझे पता था कि तुझे ये दिक्कत है तो तूने फिर से मोमोज खाना शुरू क्यों कर दिया, जबकि डॉक्टर ने तुझे साफ मना किया था कि तुझे बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। हाँ परी, अगर तुम्हें दिक्कत थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। दरअसल बात ये है कि उस दिन जब आपने मुझे मोमोज खिलाए तो मैं फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने इतने टाइम की कसर को यूँ कुछ थोड़े से महीने में ही पूरा कर लिया। मैं चोरी छुपे स्पाइसी मोमोज मंगवा कर खाती थी और जो आपके साथ खाती थी वो अलग से थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी लापरवाही मुझे यहाँ तक ले आएगी। अब से मैं वादा करती हूँ कि जिंदगी में कभी भी मोमोज नहीं खाऊंगी और खाऊंगी तो एकदम सादा घर का खाना ही खाऊंगी। अगर यही बात थी तो तू अपनी जवान के स्वाद लगाने से पहले सोच लेती ना, तो आज इतना दुख न झेलना पड़ता। परी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? आज के बाद ना तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगी। अगर छुपाया तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीना और मोहित की बात सुनकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और परी उन दोनों से फिर से माफी मांगने लगती है। और अच्छे से रिकवरी के बाद डॉक्टर भी परी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर देते हैं। घर पर आने के बाद परी अपना पूरा ध्यान रखती है और वो फिर कभी स्पाइसी मोमोज नहीं खाती और न ही किसी को खाने की सलाह देती है। निशा के ससुराल वाले शहर के रहने वाले थे। निशा का पति उमेश एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था, लेकिन निशा गांव से थी, इसलिए उसका रहन सहन, बातचीत सब कुछ गांव की तरह था। एक दिन शाम के समय उमेश परेशान ऑफिस से घर आता है और हॉल में बैठी अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपके पास कुछ पैसे होंगे क्या? वो मुझे अपनी गाड़ी की किस्त देनी थी। बेटा, इस समय तो मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है,
हाँ, अगर तूने मुझे पहले बताया होता तो जो मैंने पैसे अभी थोड़ी देर पहले सुनार को दिए हैं वो तुझे दे देती। अरे माँ, ये तो बहुत परेशानी की बात हो जाएगी। अगर किस्त नहीं भरा तो सिविल खराब हो जाएगा और मुझे बैंक से लोन भी नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं चाह कर भी तेरी मदद नहीं कर पा रही हूँ। एक काम कर, तू मेरे जो गहने हैं उसे गिरवी रख के अपने सारे कर्जा उतार ले। ये रोज रोज की झंझट ही खत्म हो जाएगी। माँ, आप कैसी बात कर रही हो? ऐसी नौबत आ गई है क्या कि आपके गहनों को बेचकर मैं कर्जा पूरा करूँ? बेटा, तो इसमें बुराई क्या है? गहने वगैरह तो होते ही हैं बुरे समय में काम आने के लिए। माँ, अभी मेरा इतना बुरा समय नहीं आया है कि मैं आपके गहने बेचूं। उमेश और आशा आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर निशा आ जाती है और उसे देखकर दोनों मुंह बंद कर लेते हैं। जो बात निशा को अच्छी नहीं लगती। लगता है आप लोग कुछ जरूरी बातें कर रहे थे और मैंने बीच में आकर आप लोगों की बात में दखल दे दिया। वो ऐसी बात नहीं है, वो मैं और माँ तो बस काम को और घर को लेकर बात कर रहे थे। क्या मैं जान सकती हूँ आप घर और काम को लेकर क्या बातें कर रहे थे? मुझे पता नहीं क्यों आप थोड़े परेशान लग रहे हो। हाँ, है वो परेशान, और परेशानी की जड़ तो तू ही है। ना ये शादी होती और ना ही मेरा बेटा इतना परेशान होता। वो अकेले इतने आराम से अपनी लाइफ जी रहा था, लेकिन इस शादी के चक्कर में उसका सुख चैन सब चला गया। माँ जी, आप मुझे क्यों ताने मार रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे बताइए, मैं इनकी मदद कैसे कर सकती हूँ? रहने दे बहू, जो काम तेरे से नहीं हो सकता उस काम के बारे में तू तो पूछ ही मत। माँ जी, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती? भले ही मैं गांव की हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी हूँ। अगर आप मुझे कुछ करने को बोलेंगे तो मैं जरूर करूँगी। रहने दे बहू, तेरी गांव की पढ़ाई बस इस घर के अंदर तक ही सीमित है, बाहर इसका कोई काम नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो तू हमें एक जॉब ढूंढ कर दिखा, क्योंकि अगर मैं अपने बेटे की शादी शहर की पढ़ी लिखी अच्छी लड़की से कराती तो आज वो कंधे से कंधा मिलाकर इसके साथ चलती और पूरे घर का बोझ अकेले इसके सर पर नहीं आता। क्या तू ऐसा कर सकती है? जी माँ जी, बिल्कुल कर सकती हूँ। अगर मेरे जॉब करने से उमेश जी की परेशानियाँ कम हो जाती हैं तो मैं जरूर जॉब करूँगी। जॉब करने के लिए जॉब मिलनी भी तो चाहिए, और मुझे तो उम्मीद नहीं है कि तुझे कोई जॉब मिलेगी भी। आज से पहले तूने कभी जॉब करी भी है? नहीं माँ जी, आज से पहले मैंने कभी जॉब नहीं करी, लेकिन कोई बात नहीं, अब कर लूंगी। बहू, अगर तेरी ये पहली जॉब है तब तो मुझे नहीं लगता कि तुझे जॉब मिलेगी। तू तो जॉब करने का सपना ही छोड़ दे। माँ, आप भी ना बिना बात के फालतू बातें क्यों कर रही हो? अरे, जितना वो कर रही है उतना ही काफी है। निशा, तुम जाके रसोई में काम करो। जॉब वॉब ना तुम्हारी बस की बात नहीं है। उमेश इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है और आशा अपने कमरे में। लेकिन अपने पति और सास की बात सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप से बोलती है, मेरे पति और सास को ये लगता है कि मैं गांव से आई हूँ तो मैं जॉब नहीं कर सकती। गांव की पढ़ाई कोई वैल्यू नहीं रखती क्या? लेकिन अब मैं इन्हें जॉब करके दिखाऊंगी, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। निशा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी कुछ सहेलियों को फोन करके जॉब के लिए बोलती है। साथ ही न्यूज़पेपर में भी रोज के जॉब अपडेट्स को देखती है। एक दिन सुबह के समय वो नाश्ता बनाने की जगह न्यूज़पेपर लेकर बैठी होती है। तभी उमेश वहाँ आता है और बोलता है, निशा, तुम क्या कर रही हो? ये सब छोड़ो और जाओ, मुझे नाश्ता बना के दो, ऑफिस जाना है मुझे। उमेश जी, पर 2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं थोड़ा जरूरी काम कर रही थी। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो छूटा जा रहा है? उमेश जी, उस दिन आप लोग कह रहे थे ना कि मैं जॉब नहीं कर सकती, लेकिन मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि लड़की चाहे शहर की हो या गाँव की, लेकिन अगर वो कुछ करने की ठान ले तो वो कर सकती है। तो ये जॉब कौन सी बड़ी बात है? यार, तुम भी ना माँ की बात को ना सीरियसली लेके बैठ चुकी हो। अरे, मैंने कहा ना जॉब करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। और तुम भी तो फ्रेशर हो, कहीं जॉब करने जाओगी तो 10,000 12,000 ज्यादा इतना ही मिलेगा और कुछ नहीं होगा तुम्हारा। माना कि मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कर सकती। आप मुझे बार बार ये बोलकर जॉब करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्यों नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैं तो वही कह रहा हूँ जो सच है। इसलिए जॉब का ना भूत ना उतार दो अपने दिमाग से और जाकर ना घर के काम करो। अगर ऐसी बात है तो अब मैं आपको जॉब ढूंढ कर दिखाऊंगी, वो भी 1 महीने के अंदर, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम पहली जॉब कैसे करती हो और सैलरी तुम्हें कितनी मिलती है। उमेश इतना कहकर बिना कुछ खाए पिए ही गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है। उमेश अपनी माँ को सारी बातें बताता है, जिसे सुनने के बाद दोनों ही
निशा से बातचीत करना बंद कर देते हैं। अपनी सास और पति का गलत व्यवहार देखने के बाद भी निशा अपनी हिम्मत नहीं तोड़ती है और दिल जान लगाकर नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच थी कि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं था। देखते ही देखते 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो जहाँ भी जाती वो फ्रेशर की वजह से उसे कोई भी नहीं रखता था। एक दिन वो पार्क में बैठी सोच रही होती है। मैंने अपने पति से वादा तो कर दिया कि मैं 1 महीने के अंदर जॉब ढूंढ कर दिखाऊंगी, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्योंकि 15 दिन बीत चुके हैं और मेरे पास सिर्फ और 15 दिन बचे हैं। लेकिन मुझे कैसे भी करके इन 15 दिन के अंदर नौकरी ढूंढनी ही होगी। निशा का अपने घर पर लौट कर आना होता है और अगले दिन सुबह जल्दी घर का सारा काम निपटा कर नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में फैशन डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा ऑफिस देखती है और इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर जाती है। तभी उस कंपनी की बॉस उससे पूछती है, निशा जी, क्या आज से पहले आपने कहीं जॉब करी है किसी भी फील्ड में? सॉरी मैम, लेकिन मैंने आज से पहले किसी भी फील्ड में जॉब नहीं करी। अगर आप मुझे इस जॉब पर रखती हैं तो ये मेरी लाइफ की पहली जॉब होगी। सॉरी निशा जी, लेकिन हमारा ऑफिस फैशन डिजाइनिंग के इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर है और मैं आप जैसी फ्रेशर को जॉब नहीं दे सकती। अपनी कंपनी की इमेज पर रिस्क नहीं ले सकती हूँ मैं। सॉरी, बट मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकती। मैम, आप जैसे मर्जी वैसे मेरा टेस्ट ले सकती हैं। मैं हर तरह से इस जॉब के लिए कैपेबल हूँ क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। मैं हर तरह के कपड़े डिजाइन कर सकती हूँ। आप मुझे एक मौका देकर देखिए। निशा के कॉन्फिडेंस को देखकर उसकी बहुत उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें निशा एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिजाइन करती है जो कि बॉस को बहुत पसंद आती है और वो उसे अच्छी सैलरी के साथ उसे जॉब पर रख लेती है। निशा खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने पति और सास को अपनी पहली जॉब के बारे में बताती है। बहू की पहली जॉब, वो भी इतनी अच्छी सैलरी के साथ सुनकर आशा के तो मानो होश ही उड़ गए थे और वो निशा से बोलती है, बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू अपनी पहली जॉब में इतनी अच्छी सैलरी ले लेगी। अब ये सब कमाल कैसे हुआ? मुझे तो अभी भी लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। माँ जी, आप लोगों ने हमेशा मुझे एक गांव की लड़की समझकर कभी मेरे अंदर के हुनर को देखा ही नहीं, जो चीज बाहर के लोगों ने देखी और मुझे मेरी ही फील्ड में अच्छी जॉब मिल गई है। मैंने पहले से ही फैशन डिजाइन का कोर्स करा हुआ था और उन्हें एक डिजाइनर की जरूरत थी। उनकी जरूरत मैंने पूरी कर दी और मेरी जरूरत उन्होंने। निशा की बातें सुनकर उसकी सास और पति दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों उससे माफी मांगते हैं और दोबारा फिर कभी उसे नीचा नहीं दिखाते हैं।